नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप रावत। आज का टॉपिक कुछ थोड़ा इसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं मैं आपको। ये हुआ क्या कि हालांकि इस टॉपिक को मैं 2 साल से फॉलो कर रहा था और कुछ दिनों पहले मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा है ट्विटर पे, जो एक्स कहते हैं जिसको आज। तो उसपे जापान ने सी बेड के ऊपर माइनिंग शुरू की है और उसका जो आइलैंड है उसका नाम मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सा है। मीना मितो रिशिमा, या ओके, ये आइलैंड है और ये साउथ ईस्ट में पड़ता है, करीब ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर साउथ ईस्ट में पड़ता है जापान के। और वहां पे इन्होंने सी बेड की माइनिंग करनी शुरू कर दी और बहुत ज्यादा जो वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट जिसकी बहुत खबर है और इनफैक्ट हमने भी उसके ऊपर पिछले दिनों काफी बातचीत की हुई है। तो ये मिलने के वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हो गए क्योंकि जो सैंपल उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो इतने ज्यादा रिच हैं कि अगले 750 साल 750 ईयर्स तक उनको किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में जाएं तो 2010 में अगर आपको याद हो किस तरह से चीन ने इनको जो था ब्लैकमेल किया था रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। क्योंकि चीन जो है ऑलमोस्ट 90% उनके पास माइनिंग राइट्स हैं वर्ल्ड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, 70% प्रोसेसिंग उनके पास ही है। तो बहुत बड़ा गैप है पूरे विश्व में उनके साथ अगर कॉम्पीट करेगा कोई तो उन्होंने माइनिंग शुरू की। तो मेरे को एकदम से याद आया कि मैं 2 साल पहले इसके ऊपर पढ़ता था। एक कार्ल्सबर्ग रिच है, ओके, हम लोग सब कार्ल्सबर्ग बियर के बारे में जानते हैं। ठीक है, मेरी भी 2 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि कार्ल्सबर्ग रिच भी कोई है जो कि इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में है। और माउंट है वहां पे जिसे कहते हैं अफांसी निकेतन माउंट, ओके। तो ये जो माउंट है ये भी, तो ये दोनों जो है ये काफी ज्यादा रिच हैं। जो कार्ल्सबर्ग जो है ये वहां पे हर तरह के आपको मेटल्स मिल जाएंगे, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड भी कह रहे हैं, जिंक कह रहे हैं। कुछ ट्रेसेस जो हैं वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भी मिले। और जो अफांसे निकेतन सी माउंट है ये वहां पे भी इसी तरह के कोबाल्ट है, निकल, मैग्नीशियम को कॉपर जैसी चीजें मिल रही। तो ये मैंने ब्रिगेडियर आशीष पोपली, आशीष वैसे वेलकम टू इंसाइटफुल नॉलेज, मैं बोलता ही चला जा रहा हूँ और आप यहाँ बैठे हैं तो इनसे शेयर किया मैंने। एंड तो फिर हमने बातचीत की, शुरू की और हमने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे ख्याल से अभी इस वीडियो के पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि 0.001% जो भारतीय हैं शायद वो इन के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो क्यों ना जो हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं ब्रिगेड आशीष पोपली, इनसे ही इसके बारे में जाना जाए rather than मैं ही बोलता रहूं। तो आशीष, बताइए भाई, ये कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? क्या इंडिया का भी कोई डीप सी मिशन है, डीप ओशन मिशन है? और उसके बारे में आगे बात करेंगे फिर। ओके, सो राइटली सेड, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। और अगर मैं आपके चैनल का आज नाम ले लूं जिसमें हम बैठते हैं, इनसाइटफुल नॉलेज, तो नो अदर टॉपिक जो हमने आज तक कवर किए हैं, मैंने आपके साथ तकरीबन 20 कवर कर लिए हैं टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक मुझे नहीं लगा जो इस इनसाइटफुल नॉलेज वर्ड को इतना अच्छा पर्सोनिफाई करता है जो आज है। आज हम बात करने वाले हैं डीप ओशन मिशन के बारे में। हाउ इंडिया इज रिलेटेड, क्या देख रहा है और फ्यूचर क्या है। जी। सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं ऑडियंस को कि डीप ओशन से मतलब क्या होता है। डीप ओशन होता है जहां समुद्री गहराई सतह से, पानी की सतह से 6000 मीटर या उससे ज्यादा चली जाए। दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच है जो 11,000 कुछ मीटर की गहराई पर है। हम बात कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम में 6000 मीटर की, 11 की नहीं। जी। क्यों 6000? क्योंकि 95% ऑफ दुनिया का जो सी बेड है वो 6000 मीटर तक है। बहुत कम पॉइंट्स हैं जो 6000 से ज्यादा का है। यानी ओके। अगर आप 6000 मीटर तक पहुंचने की काबिलियत रखते हैं तो आप तकरीबन पूरी दुनिया के सी बेड पे आप सर्वे कर सकते हैं और उसको कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। दुनिया में जो फ्रंटियर्स रह गए हैं उनमें शायद ये कुछ आखिरी कुछ फ्रंटियर्स बचे हैं, उनमें से डीप ओशन एक है। किसी जमाने में स्पेस एक फ्रंटियर था, आर्कटिक जी। ओशन
और उसके अंदर उसकी तहकीकात करना, उसमें मोबिलिटी रखना, वो एक फ्रंटियर था। कि एक जमाने में अमेजोन रेन फॉरेस्ट एक फ्रंटियर था, या सुडान का सुड एक फ्रंटियर था। तो ह्यूमन कैपेसिटी ने इन सब चीजों को नेगोशिएट कर लिया और यहाँ हम पहुंच गए, हम स्पेस में पहुंच गए। आज जी इंडिया स्वीडन के साथ मिलकर के वीनस को सर्वे करने की बात कर रहा है, या सूरज को सर्वे करने की बातें हो रही हैं। तो उन्हीं कुछ बचे हुए फ्रंटियर्स में से एक है डीप ओशन, जिसकी आज हम बात करते हैं। इंडिया में इसको बोला जाता है DOM, इंडिया डीप ओशन मिशन। मिशन। तो जो स्टूडेंट्स एक आंसर बनाना चाहते हैं, अगर कहीं ये सवाल उठता है, तो उनके लिए मैं पॉइंट वाइज बताऊं। ये एक लॉन्ग टर्म नेशनल प्रोग्राम है, जिसको पूरी सैंक्टिटी कैबिनेट अप्रूवल से मिल चुकी है। ये एक्सप्लोरेशन के लिए है, इस वर्ड जी को इन्वर्टेड कॉलम में मान लीजिए। ये साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसके तहत ये चलता है। इसमें 6 वर्टिकल्स हैं, और मैं एक एक करके नाम दे रहा हूं। पहला, डीप सी एक्सप्लोरेशन। वर्टिकल नंबर 2, डीप सी माइनिंग। आज हम सिर्फ इन 2 की बात करेंगे, बाकी 4 में सिर्फ बोलने वाला हूं, और जी वो थोड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। थर्ड है ओशन क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम स्टडी। चौथा, ओशन एनर्जी एंड डिसैलिनेशन। पांचवा, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एंड लास्ट, एडवांस्ड ओशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप रोबोटिक्स, सेंसर, बहुत डीप ओशन कम्युनिकेशंस की आप बातें करेंगे। तो दैट इज द 6th वर्टिकल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बात कर रहे हैं आज हम? पहला वर्ड स्ट्रैटेजिक है। अब जो लोग स्ट्रैटेजी को नहीं समझते, वो गूगल करिए इस वर्ड को। हमने कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट, अंडमान प्रोजेक्ट की बात की थी। वो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, वो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो जो लोग ये कहते हैं, ओहो आपने 2000 करोड़ इसमें खर्च कर दिया, इतने में तो मैं फलाना लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकता था, ये कंपैरिजन गलत है। स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक है। आप फ्यूचर, नेशन के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जी प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। आप 20 साल, 50 साल, 100 साल आगे की बात कर रहे हैं। सो ये उस किस्म की बात हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक बेनिफिट। आपने टच किया कि कुछ मेटल्स, रेयर अर्थ्स वगैरह हैं, तो हम उसके बेनिफिशियरी होंगे फ्यूचर। थर्ड, ये साइंटिफिक नॉलेज के लिए है। यहां मैं हल्का सा इसको क्लियर करूं। हर देश की जो कोस्ट होती है, उससे 200 नॉटिकल माइल तक एक एरिया होता है, जिसको बोलते हैं EEZ, जी एक्सक्लूसिव, उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज के तहत ये मापदंड बने हुए हैं। अगर मेरा वो EEZ है, जैसे हर देश का है, तो क्या मैंने उसको आज तक एक्सप्लोर किया है? किसी देश के पास समुद्री सतह के नीचे एक्सप्लोर करने की काबिलियत आज तक नहीं है। सबको इंक्लूड कर रहा हूं, पूरे अमेरिका, चाइना, सबको इंक्लूड कर रहा हूं। जी जी हम अगर EEZ, जिसकी गहराई 2000 मीटर, 1500 मीटर, जहां से हमने कुछ ऑयल और गैस कुछ देशों ने निकाली है, सिवाय उसके हमारे पास उस सतह को, जो सिर्फ 2000 मीटर भी गहरा है, उसको भी एक्सप्लोर और माइन करने की काबिलियत नहीं है। नहीं है। हम यहां बात कर रहे हैं 6000 मीटर की, जिसमें किसी देश की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। हम उस एरिया की बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए वर्ल्ड में इस इलाके को एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है द एरिया। बोला ही द मोमेंट कोई बोले कि द एरिया, दैट मीन्स आप बात कर रहे हैं डीप ओशन के उस इलाके की, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है, कॉमन है, कॉमन फॉर ह्यूमैनिटी। ये उस इलाके की बात, सी बेड की बात हो रही है। आगे अगर आगे बढ़े, इसमें तो एक वर्ड आता है ISA या इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये क्या अथॉरिटी है, और इंडिया से इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? या ओके, ISA एक एक्रोनिम है, जो हम पिछले कुछ सालों में इसका एक और मीनिंग निकला था, जो इंडिया ने स्टार्ट किया था, दैट वाज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये दूसरा वाला ISA, हम्म दिस इज इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये यूनाइटेड नेशंस के लॉ जो है समुद्र के, अनक्लॉस, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जो मोबिलिटी, सी चैनल, हम्म। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरीके की बातें करता है, EEZ को डिफाइन करता है और डिमार्केट करता है, उसी के तहत ISA आता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अब ये क्या चीज है? ये वो अथॉरिटी है जो एक्सप्लोरेशन, मैं एम्फसाइज कर रहा हूं इस वर्ड को, सिर्फ एक्सप्लोरेशन के राइट्स, ओब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ओब्लिक
जुरिस्डिक्शन एरिया नेशंस को देता है, जो नेशन ये काबिलियत रखते हैं कि वो डीप सी में जा सकते हैं। ओके। दूसरा, ये आज की तारीख में उसी सी बेड के ऊपर फ्यूचर में जब काबिलियत होगी किसी देश के पास माइनिंग करने की, तो उस माइनिंग के रूल्स लिख रहा है। अभी वो रूल्स लिखे नहीं गए हैं। इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं कि द एरिया जो मैंने बोला वो किसका है। क्या वो देश जिसके पास आज माइनिंग की टेक्नोलॉजी आ गई से जापान एट 4000 मीटर, हम 6000 की बात करेंगे आगे, इंडिया जो करना है, जिस देश के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई, क्या वो मिनरल्स उसके होंगे? क्या वो कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं कि मशीन तो नीदरलैंड की थी लेकिन मैन पावर साइंटिस्ट इंडिया का था, तो अब वो 50-50 करेंगे? सो ये तो एक ह्यूमन एचआर वाला इशू है। सेकंड, ये रिसोर्स जब आप निकालोगे सी से या सी बेड के नीचे, तो जी वहां पर उस डेप्थ पे कई स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी तक इंसान को मालूम ही नहीं है। जी। क्या आप उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या आप सी बेड पे जब ड्रिलिंग करते हो तो क्या वहां पर आप टेक्टोनिक प्लेट्स को छेड़छाड़ कर रहे हो? तो उससे कोई अर्थक्वेक और रिजल्टेंट सुनामी आएंगे जिसका भुगतान कोई और देश करेगा। तो ये रूल्स और इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें अभी तक लिखी जा रही हैं, डिस्कस की जा रही हैं। हम्म। इसके ऊपर कोई रूल नहीं है। दैट मीन्स आज की तारीख में दुनिया में किसी देश के पास एक्सप्लोरेशन के अलावा और ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन सैंपल्स कलेक्ट करने के अलावा कोई राइट नहीं है कि वो माइनिंग करे, इवन इफ उसके पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। अब आ जाते हैं हम कि आईएसए और इंडिया, जो आपने पूछा हमारा क्या लिंक है। जी। आईएसए ने एक ऑटोनोमस बॉडी के तहत उन्होंने जगह जगह एक्सप्लोरेशन राइट्स दिए हैं सी बेड ओके। पे। अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, कोरिया, फ्रांस, इंडिया। हम बात करेंगे इंडियन ओशन रीजन आईओआर की, जो आज का टॉपिक है। यहां पर इंडिया को 3 एक्सप्लोरेशन राइट्स आज की तारीख में मिल चुके हैं। पहला 2002 में मिला था, हम्म। नहीं पता था हमारे को। दिस इज इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में हमें एक्सप्लोरेशन राइट्स हैं। मल्टीपल मैपिंग मिशन हो चुके हैं और एक्सप्लोरेशन और सैंपलिंग हो चुकी है। और यहां पर एक आइटम जो कंफर्म मिल चुकी है वो है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, पीएमएन। ओके। क्या है ये, आगे बताऊंगा। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया को मिला वो 2016 में मिला। वो है सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज, ये भी इंडियन ओशन में है। यहां पर भी मैपिंग और एक्सप्लोरेशन 2016 से चल रही है, जो इंडिया ने करी है। जी। यहां पर कंफर्म्ड मिला है पॉलीमेटालिक सल्फाइड, ओके। पीएमएस। सितंबर 2025 में इंडिया को तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो आपने वर्ड यूज किया, कार्ल्सबर्ग रिज, जी। इंडियन ओशन में। ये हमें मिला, इसमें 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक्सप्लोरेशन का राइट हमारे को मिल चुका है। और यहां पर जो है एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दी गई है और मल्टीपल मिशंस प्लान्ड हैं। और यहां पर भी कंफर्म्ड पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स हैं। इंडियन ओशन रीजन में आईएसए ने, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने, अभी तक 6 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। उन 6 में से 3 इंडिया के पास हैं। ओके। बाकी 3 जो हैं, एक चाइना, एक साउथ कोरिया और एक जर्मनी के पास है। सो इन 6 साइट्स में 5 ऐसी साइट्स हैं जहां पर कंफर्म्ड पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स हैं, और सिर्फ एक साइट ऐसी है जहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, और वो इंडिया के पास है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है इस एरिया हम्म। में ये करना? सिंपल जियोपॉलिटिकल आंसर, कि यहाँ पे दुनिया का इतना ट्रेड होता है, सरफेस पे इतनी शिपिंग होती है, 95% ऑफ सी ट्रेड है, सबमरीन केबल्स हैं। स्ट्रेटेजिक उसमें देखूं तो ये दो तो आते ही हैं, तीसरा फैक्टर जुड़ जाता है कि इन फ्यूचर जो सबमरीन्स, लोगों की, नेशंस की जो सबमरीन्स होंगी, उनकी कैपेसिटी न्यूक्लियर होने की वजह से या और कैपेसिटी बढ़ने से वो और डीपर होती जाएंगी। हमारे पास, देशों के पास समुद्री सतह बेड को मैपिंग की कैपेसिटी नहीं है। और जब हम 6,000 मीटर की बात करते हैं तो वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 600 गुना है। तो उस टाइप की कैपेसिटी होना फ्यूचर में होगी, सबमरीन्स आ जाएंगी। और अगर देशों को नहीं पता कि कहां सबमरीन छुप सकती है या कहां वो न्यूक्लियर होने की वजह से लंबे अरसे तक रह सकती है, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है। सो वी नीड टू मैप द ओशन बेड्स इंडियन यस। ओशन रीजन में। तो हमारे लिए ये एरिया स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और हमारी बैकयार्ड है। नेक्स्ट इज पीएमएन और पीएमएस, जो मैंने बात की है क्या चीज, जी। क्यों जी। हम इनकी बात कर रहे हैं।
सो फर्स्ट बात करते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटालिक मींस पॉली, मोर देन वन, मल्टीपल। मेटालिक मतलब मेटल्स हैं, और नोड्यूल्स, नोड्यूल मतलब एक कोई टुकड़ा, कोई पीस। तो मल्टीपल मेटल के पीसेस हैं। अब कैसे? इनको दूसरा वर्ड है मैंगनीज नोड्यूल्स। दैट मीन्स ओके, प्रेडोमिनेंटली इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो मैंगनीज है। ओके। ये आलू के साइज की हैं, पोटैटो साइज। ये 4000 से 6000 मीटर की डेप्थ पे हैं। और बेस्ट पार्ट है कि इसको माइनिंग, जो क्लासिकल माइनिंग होती है कि मेरे को खोदना है पहाड़ में या जमीन में, खोदना नहीं है। ये आलू शेप के काले नोड्यूल्स, आई एम श्योर आप फोटो दिखाओगे इसकी, ये समुद्री सतह पे पड़े हुए ओह! हैं। समवन हैज टू गो देयर। जस्ट पिक इट अप। आपके पास काबिलियत होनी चाहिए कि आप 6000 मीटर की डेप्थ तक मैंड मिशन या कोई रोबोटिक मिशन करें और वहां से वो ये आइटम उठा लें। इसमें क्या क्या है? मैंगनीज इन वेरी हाई क्वांटिटी, निकल, कॉपर एंड कोबाल्ट, और ये पड़ा हुआ है। हाँ, ये किस में यूज होना है? अगर आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज में, जी। आपकी टर्बाइंस में, एरोस्पेस इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, सो लेटेस्ट। हर एक को चाहिए। जिसके पास ये रिसोर्स है वो उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाएगा, और जो दूसरे को डिनाई करेगा तो वो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। सो दैट, ये जो नोड्यूल्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग कि ये बने कितने समय में, इसकी रेट ऑफ ग्रोथ, ये किसी शार्क के टूथ के आसपास लेयर्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, किसी रॉक के ऊपर लेयर्स इकट्ठी होती हैं इस मेटल की। ओह! द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेयर, उसकी बात कर रहा हूं मैं। 1 मिलीमीटर टू 10 मिलीमीटर्स इन 10 लाख ईयर्स। यानी जब मैंने बोला कि एक पोटैटो साइज का पड़ा हुआ है, अगर वो 50 mm का भी है, 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर का भी है एक नोड्यूल, तो वो 50 लाख साल पुराना है। ओह! दैट मीन्स जब आईएसए इसके बारे में रूल लिख रहा है तो डिलेमा क्या है? डिलेमा है कि आज वाह! 2030 में कोई जाकर के इसको उठा लेता है और आपने ये रिसोर्स हटा दी, तो ये रिन्यूएबल नहीं है। 1 मिलीमीटर 10 लाख साल में बनता है, और ह्यूमन कैपेसिटी है वो पूरी मशीन लगा के उठा के ले आएंगे और बना देंगे जो हमने बनाना। दैट मीन्स द फ्यूचर जनरेशंस ऑन दिस प्लेनेट विल नेवर सी दिस, दे विल नेवर बी एबल टू यूज इट। आप एक पूरी रिसोर्स दुनिया से खत्म करने वाले हो। बिसाइड्स, जब आप वहां माइनिंग करेंगे तो जब वो सैंड उठेगी सी बेड की, तो उसको प्लूम्स बोलते हैं। वो प्लूम्स कई हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैलेगी, और सी के उस इकोसिस्टम को, जहां पर कितने सी एनिमल्स हैं, उन सबको डिस्टर्ब करने वाला है। ये डिलेमा है आईएसए के पास कि रूल क्यों नहीं लिख रहे वो। और उनको पता है ह्यूमन कैपेसिटी, हम खा जाएंगे नीचे सब कुछ, छोड़ेंगे नहीं कुछ हम। दैट इज द डिलेमा। बट यस, इट इज ए प्रूवन रिसोर्स, एंड इंडिया को फॉर्चुनेटली एक ऐसा एरिया 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का मिला हुआ है जहां पर ये प्रूवन रिसोर्स पड़ी हुई है। नेक्स्ट इज पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, पीएमएस, जिसकी हमने बात की, क्योंकि बाकी जो 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनमें नोड्यूल्स नहीं है, उसमें सल्फाइड्स हैं। ये हैं उन रिजेस या टेक्टोनिक प्लेट्स जहां पर मिली हुई हैं समुद्र के नीचे, जो आपस में क्रैश होती हैं और एक माउंटेन रिज बन जाता है। जैसे सतह के ऊपर है वैसे ही समुद्र के नीचे है। तो उन पहाड़ों के अंदर जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, मैग्मा की एक्टिविटी है, लावा जिसको हम बोलते हैं, वो जब सीप करता है, उसमें से गैसेस निकलती हैं, तो उन गैसेस में मेटल्स हैं। उन मेटल्स का टेम्परेचर उस टाइम जब वो गैस निकल रही है तकरीबन 350 डिग्री सेल्सियस है उस लावा का। लेकिन क्योंकि वो पानी के अंदर निकल रहा है और पानी 6000 मीटर की डेप्थ पे फ्रीजिंग कोल्ड है, तो जैसे ही वो गैस निकलती है वो फ्रीज हो जाती है, मेटल फ्रीज हो जाता है, एंड दे टेक द शेप ऑफ ए काइंड ऑफ ए चिमनी, ए काइंड ऑफ ए ट्री अंडर द सी। सो वो बने हुए हैं डिफरेंट मेटल्स का, एक ट्री बना हुआ है, एक आइटम सी खड़ी हो रखी है जिसको आप जाकर के तोड़ोगे। समथिंग, इफ आई गिव एन एग्जांपल, से कोरल, कोरल इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म हाउएवर, बट लुक वाइज मैं कह रहा हूं वो नीचे ग्रो कर रहा है। उसी तरीके से सल्फाइड ट्रीज, इनको इनकी टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि वो शेप इस तरीके की, वो कहते हैं ब्लैक, ब्लैक स्मोकर और ए व्हाइट स्मोकर। जैसे आप सिगरेट का धुआं छोड़ते हो तो वो एक प्लूम बन के निकलता है, उस किस्म से नीचे बना। ओके। ब्लैक वाला इसलिए क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट है, और अगर व्हाइटिश या पेल कलर का है तो उसमें सिलिकॉन या कोई और दूसरा मेटल है उसके अंदर। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी ब्रोकन एंड जस्ट ब्रॉट अप। ये है रिसोर्स। अब इसमें क्या क्या मेटल है? इसमें कॉपर, यू हैड सेड, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड,
सिल्वर, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो ये हो गए पीएमएन और पीएमएस की हमारी कहानी। अच्छा, आपने बताया कि भाई भारत भी इस तरह का प्लान कर रहा है एक्सप्लोरेशन का, तो वो क्या है, वो उसको क्या कहते हैं उस एक्सप्लोरेशन, कुछ का कुछ बनेगा सबमरीन टाइप का मैन हाँ, एनवायरनमेंट, और काफी पैसा भी लग रहा होगा उसमें भारत का, और क्या ये वर्थवाइल होएगा इतना पैसा खर्चना, क्या होगा? गुड क्वेश्चन, वर्थवाइल। ओके, सो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज एक इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, एनआईओटी। तो वो एक मिशन डेवलप कर रहे हैं, हो गया डेवलप, विच इज कॉल्ड मत्स्या 6000। ओके। ये प्रोजेक्ट का नाम है समुद्रयान प्रोजेक्ट। जैसे गगनयान है स्पेस के लिए, वैसे ये समुद्रयान है। उस ओके। समुद्रयान में वन ऑफ द मॉड्यूल्स बीइंग मेड इज कॉल्ड मत्स्या 6। मत्स्या इज द फिश। हम्म। 6000 मीन्स हम एम कर रहे हैं 6000 मीटर की डेप्थ को 6,000 मीटर। स्टडी। ये इंडिया का मैन्ड डीप ओह। सी सबमर्सिबल मॉड्यूल है। फर्क है, ये रोबोटिक नहीं है, ये मैन्ड है। हमारा एम है कि हम 3 साइंटिस्ट को 6000 मीटर की डेप्थ पर ले जाएं, जो वहां जाकर के एक्सप्लोर और रिसर्च कंडक्ट करेंगे। हम्म। तो 3 men 6000 मीटर। इस मॉड्यूल को जो बना दिया गया है, इसकी क्षमता है 12 घंटे समुद्र में रहने की। हम्म। 3 आदमी हैं और ये 600 टाइम्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर सस्टेन करने की काबिलियत रखता है, जो 6000 मीटर पे मिलता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 5 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, इंडिया को छोड़कर। तो ओके। इंडिया विल बी द 6th नेशन आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना, जापान और फ्रांस। कोरिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। 6000 मीटर की बात करता और हूँ। जर्मनी ने भी ले रखा है यहाँ पे, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन ले 6000 की नहीं, रखा वो है। जो जर्मनी और कोरिया के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिज लाइंस के हैं, जहां डेप्थ 6000 नहीं है, कम वो है 4000 वाली। ओके। वाई, जो आपने पूछा कि हम इज इट वर्थवाइल, इंडिया क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? यू सी, जब फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज निकलती हैं कुछ जी। समय समय पे, कभी रेलवे इंजन था, कभी टेलीफोन था ग्राहम बेल का, कभी जब कोई टेक्नोलॉजी निकलती है, हमारी हिस्ट्री हमें बताती है, और इंडिपेंडेंट इंडिया में शायद ये पहला, दूसरा या तीसरा ही ऐसा केस हो जहां हम कैचअप के मोड में नहीं है। हम्म। आज तक हम दुनिया को कैचअप करते रहे हैं, चाहे वो डिफेंस जी। इंडस्ट्री हो, स्पेस हो, नीश टेक्नोलॉजी हो। हम पहले उनसे सीखते हैं, असेंबली लाइन बनाते हैं, फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं, फिर शायद अपना कुछ बनाते हैं। इट टेक्स एजेस। ये एक फ्रंटियर है जहां पर इंडिया ने हेड स्टार्ट ले लिया है। आई थिंक दीज आर विजनरी डिसीजंस। इनको कभी, ये दे में बी ए टोटल फेलियर, लेट मी से। एब्सोल्युटली। सो कभी वो रूल लिखे ही ना, आईएसए मना कर दे, या वर्ल्ड एग्रीज कि हमें कुछ भी माइनिंग नहीं करनी। सो हम्म। व्हाट? आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी में आप दुनिया को कैचअप मोड में नहीं रहें, आप लीडरशिप मोड में आ जाएं। तो आप इसलिए इसको कर रहे हैं। यू शुड बी रेडी व्हेन आईएसए सेज कि ओके, माइनिंग इज अलाउड इन दीज मैनर्स, एबीसीडी रिक्वायरमेंट्स। द डे दे से, क्या तब एक नेशन को स्टार्ट करना चाहिए, ओके लेट अस हैव ए मीटिंग एंड लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट हाउ वी विल रीच 6000 हाँ। मीटर। Just understand, ISA today, parallelly, as I am developing the technology of 6000 मीटर, बना ली है, टेस्ट कर रहा हूं, बहुत सारे मल्टीपल मिशन 4000 5000 वाले कर चुका हूं। While ISA is writing rules for 6000, the day they finished writing the rules, I am ready. Next day I will launch. जिस जी। दिन ये रूल लिखेंगे उस दिन क्या होड़ होने वाली है। अगर प्रूवन दीज रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सेट्रा और मेटल्स की प्रूवन रिसोर्स पड़ी है 6000 मीटर पे, तो जो 5 देश हैं जिनके पास कैपेसिटी है वहां पहुंचने की, वो आपको आने देंगे? हम्म। इसलिए वी हैव टू बी रेडी। द डे आईएसआई सेज माइनिंग अलाउड, इंडिया इज देयर। 3 कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है अपने बैकयार्ड में। अच्छा, इसका कुछ बजट, कुछ टाइमलाइन, दोनों का मिशन का भी, और ये मत्स्य 6000 का कुछ ऐसा है? ओके, जो मत्स्य 6000 है उसकी बात करते हैं, क्योंकि करंट वही है जो हमारे को फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 2018 से शुरू हुआ था, ओके। और इसकी डिफरेंट डेप्थ की और डिफरेंट प्रेशर्स की वो ट्रायल्स हो चुकी हैं। वी आर एट द फाइनल स्टेज, एंड लेट 2026 हम 6000 मीटर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो वेरी सून आई थिंक वी विल हियर कि मत्स्य 6000 नाम की कोई चीज टेस्ट हो चुकी है। ओके। सो दैट इज वन। टोटल एक्सपेंडिचर जो अभी तक आया है वो है 4077 करोड़, 4077 करोड़ टू डेवलप दिस। छोटा नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करें, और अगर
उन रिसोर्सेज की बात करें जो हमारे को डिनाई होंगी बाद में, जी। क्या हमें उनको ले लेना चाहिए? एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए हमारी। और जैसे मैंने वर्ड यूज किया, कैचअप मोड नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी बेगिंग अराउंड कि हमारे को ये मटेरियल दोगे तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होगी या हम एरो हुँ, डिफेंस या स्पेस सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ये रिसोर्स पड़ी है, 5 देशों के पास कैपेसिटी है, नाम मैंने ले लिए हैं, छठा इंडिया होएगा। अगर आप इंडिया को नंबर 3 इकोनॉमी, नंबर 4 इकोनॉमी में देख रहे हैं, मोस्ट डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में देख रहे हैं, 2047 में विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, तो अचानक नहीं, 2047 अभी आ जाएगा 20 साल के बाद, तो जी, जी, क्या जी। मैं हुँ, डेवलप होऊंगा? तो ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस टाइप के, तब जाकर के आप मेच्योर होगे। आज हम अगर वेस्टर्न नेशंस की बात करते हैं कि हर चीज में यूएस और रशिया और चाइना है, जी, क्यों है? वो एक दिन में नहीं आए। दे बिल्कुल, स्टार्टेड बिल्कुल। 20-30 years back. They invested lot of money. So या for people who are critical कि नहीं नहीं this can be used and this money 4,000 करोड़ हम कहीं और यूज कर लेते, no sorry, I would rather use it here and be ahead of the curve. बिल्कुल। तो ये इनफैक्ट मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, उनके साथ एसोसिएट करता हूँ, जो कि जिनका प्लान है ये मंथ से 6000 नहीं बट उनका कुछ अपना प्लान है। इसी तरह का अंडर वाटर सी बेड माइनिंग के लिए बट उनका प्लान और भी थोड़ा एडवांस्ड है और वो ऑटोनमस बनाना चाहते हैं इस तरह का एक व्हीकल। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में इस तरह का काम चल रहा है और इस तरह के लोगों को मैं जानता हूँ। तो जिस तरह से आपने कहा कि भारत को आर-एन-डी के ऊपर, रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर बहुत खर्चा करना है, तो ये छोटे कदम हैं क्योंकि इस समय भी जो भारत जो है, ये लगभग 0.67% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। जबकि इज़राइल और ऐसे देश जो हैं, ये 8-8% खर्च करते हैं अपनी Yes. जीडीपी का। इवन चीन जो है, ये करीब लगभग 3.3, 3.4 के आसपास अपनी जीडीपी का खर्च करता है। तो बहुत बड़ा गैप है और इसमें भारत सरकार की गलती नहीं है। बल्कि ये गलती प्राइवेट कंपनीज की है क्योंकि वो बिल्कुल भी आर-एन-डी के ऊपर खर्च नहीं करते। चाहे आप मेडिसिन ले लें, चाहे आप Anything. कुछ भी ले लें या आप सॉफ्टवेयर भी ले लें, तो हम सॉफ्टवेयर दूसरों के लिए बनाते हैं और वो अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, हम केवल उनके लिए बैकडोर एंट्री रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इसमें अगर सफलता मिल गई तो भारत के लिए केवल ये माइनिंग वाली बात नहीं रह जाएगी। आप हमेशा याद रखिए, अगर आप एक उपलब्धि के ऊपर काम करते हैं, तो उससे कई सारे द्वार खुलते हैं, जो कि आपको दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में लेके जाते हैं और वहाँ पे आप उसका चाहे कमर्शियल यूज़ हो, चाहे मिलिट्री यूज़ हो, उसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मज़े की चीज़ ये है कि ये जो रिज है और ये सी माउंट जो है, ये भारत से बहुत दूर है। ये उसका भारत ने लिया है तो एक बहुत दूरदर्शिता का काम किया है कि उसका हमने इतने समय का पीरियड का एक कॉन्ट्रैक्ट या जो भी उसका हमें मिला हुआ है उसको हमने लिया है। और जबकि उसको श्रीलंका जो है वो भी इसको चुनौती कर रहा है कि स्पेशली जो सी माउंट है उसके ऊपर चुनौती कर रहा है कि नहीं हम उसको, लेकिन आपको अगर करना है तो आप उसके लिए बिड करिए। आप उसको जैसे आपने अनक्लॉज की बात की, आप यूनाइटेड नेशंस में जाके आप उसके लिए आपके पास उपलब्ध है वो। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास उस तरह की उपलब्धि है, टेक्नोलॉजी है या कुछ Absolutely. किसी प्रोटोटाइप के आसपास आप पहुंचे हुए हैं, अदरवाइज आपको फालतू में देख के कोई टाइम क्यों वेस्ट करेगा। तो भारत बहुत सही राह पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, चाहे वो छोटे-छोटे कदम हों और चाहे बहुत दूर जाके ये लेने वाले कदम हों। लेकिन अब भारत की क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, विस्तृत हो रही है, हमारे बिज़नेस इंटरेस्ट फैल रहे हैं और जिस तरह से पिछली बार भी मैंने कहा था कि यूरोप और मिडल ईस्ट के लिए भारत जो है ये एक प्रोडक्शन हाउस बनेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा डिग्रेडेड हैं या कभी बनी ही नहीं है। तो भारत जो है वो उस वैक्यूम को फिल करेगा और स्पेशली जहां पे चाइना प्लस वन की बात आएगी उसमें वो भारत बिल्कुल फिट होएगा। सो थैंक यू सो मच ब्रिगेड आशीष, एक बार फिर से आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक जटिल सब्जेक्ट को आसानी से समझाया हमें और ये बहुत यूनिक सब्जेक्ट था और इसको इसीलिए हम करना चाहते थे कि किसी ने शायद बहुत ही कम चुनिंदा लोगों के भारत में हो सकता है गिनती भाई उंगलियों पे गिनती में आ जाए इस तरह के लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में सुना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय